बहन के ससुराल वाले रुखसती से पहले कहने लगे कि हमारे यहाँ रिवाज है कि दुल्हन को रुखसती से पहले अस्पताल ले जाते हैं, इसके बाद ही उसे घर ले जाते हैं। ऐसा अजीब सा रिवाज सुनकर सब लोग दंग रह गए थे। फिर वो बहन को अस्पताल ले गए और अम्मा अब्बा भी बहन के पीछे पीछे चले गए। वो लोग बहन को ऑपरेशन थिएटर ले गए। हम बाहर ही खड़े थे। बहुत देर हो गई तो मैंने दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि अंदर तो आज हमारे घर में आपी की शादी थी और मैं बहुत खुशी से उड़ती फिर रही थी। कितने सब्र के बाद ये दिन आया था। शादी का इंतजाम हमारे घर के पास से एक हॉल में किया गया था। आपी की शादी का हमें सालों से इंतजार था, क्योंकि आपी की उम्र शादी से थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ गई थी और रिश्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर अचानक एक बहुत अच्छी जगह रिश्ता तय हो गया और फौरन ही शादी की तारीख भी पक्की कर दी गई। और आज वो दिन आ चुका था। घर से सारे मेहमान शादी के हॉल में चले गए थे। मैं और छोटा भाई ही बचे थे। हम दोनों भी निकल रहे थे। बारात आने ही वाली थी। हम जैसे ही शादी हॉल में पहुंचे तो कुछ देर बाद ही बारात आ गई। बारात का वेलकम बहुत ही शानदार तरीके से किया गया था। शादी की सारी रस्में होने लगी और फिर मौलवी साहब आए और मेरी आपी का निकाह हो गया। हमने बहुत ही खुशी भरे माहौल में आपी की शादी की थी। और फिर ठीक रुखसती से पहले मेरी आपी की सास ने अजीबोगरीब शर्त हमारे सामने रख दी। ऐसी शर्त सुनकर हम सब लोग हैरान रह गए थे और इनकी जिद थी कि इस शर्त को हर हाल में पूरा किया जाए। हम सब लोग एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। मेहमान भी आपस में बातें करने लगे थे। ऐसे तो ना कभी पहले देखा था ना सुना था। मेरा नाम मुस्कान है और आपी का नाम रिदा है। मेरी उम्र 22 साल हो चुकी है, लेकिन आपी मुझसे 3 साल बड़ी है। आपी की उम्र 25 साल हो चुकी है। इंटर के बाद आपी ने पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि उन्हें पढ़ाई का कोई ज्यादा शौक नहीं था। वो कुकिंग में किस्मत आजमाना चाहती थी। वो अपना एक छोटा सा बेकरी खोलना चाहती थी, जिससे वो बिजनेस कर सके। हम सब ने आपी को सपोर्ट भी किया था और हम भी यही चाहते थे कि अगर आपी का रुझान इस तरफ है तो जरूर इन्हें ये काम करना चाहिए। सो आपी ने घर पर ही कुकिंग का छोटा सा सेटअप बना लिया था और लोगों को होम डिलीवरी भी करने लगी थी। पापा आपी के इस बिजनेस में उनके साथ थे और आपी को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे थे। पापा डिलीवरी दे आते थे और आपी इन ऑर्डर के मुताबिक खाना तैयार कर देती थी। हमारा काम अच्छा चल रहा था और पापा की भी एक कंपनी में नौकरी थी। इनकी तनख्वाह भी अच्छी थी, इसलिए हमें पैसों की कोई तंगी नहीं थी। जैसे ही आपी का बिजनेस थोड़ा फैला तो पापा ने एक डिलीवरी बॉय रख लिया था, जो हर ऑर्डर के हिसाब से पेमेंट लेता और खाना दे आता। मैं अभी इंटर में ही पढ़ रही थी जब आपी ने ये बिजनेस शुरू किया था। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और मैं मास्टर्स करके किसी अच्छे से कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहती थी। इन्हीं दिनों घर में अम्मी पापा ने आपी के रिश्ते के लिए बात करना शुरू कर दी। हालांकि आपी ने कहा भी था कि अब मेरा बिजनेस चलने लगा है, मुझे कुछ वक्त और दें ताकि मैं अच्छे से सेटल हो जाऊं। लेकिन अम्मी पापा ने कहा कि शादी के लिए यही सही वक्त है, अब बाकी अपना शौक बाद में पूरी करती रहना। अम्मी पापा की जिद पर आपी ने भी अपनी राय दे दी और फिर जोरों शोरों से आपी का रिश्ता देखना शुरू कर दिया गया। हर एक को आपी के रिश्ते के लिए कहा गया, लेकिन न जाने क्या बात थी। दिखने में आपी प्यारी भी थी और पहने ओढ़ने का सलीका भी था, पढ़ी लिखी भी थी और हुनरमंद भी थी। लेकिन फिर भी आपी का रिश्ता कहीं पर भी तय नहीं हो पा रहा था। किसी न किसी वजह से बात बनते बनते रह जाती थी। जब हमें लगता कि ये रिश्ता बिल्कुल पक्का हो जाएगा, तभी किसी न किसी वजह से बात रह जाती और हम देखते ही रह जाते। 3 साल अम्मी पापा रिश्ता देखते रहे। कभी कोई किसी वजह से रिजेक्ट कर जाता और कभी कोई रिश्ता अम्मी पापा को पसंद नहीं आता। आपी अब चिड़चिड़ी हो गई थी और इस सब सूरत हाल से घर में अजीब सी टेंशन बनी हुई थी। आपी अपने आप को मुजरिम सा समझने लगी और अब तो उन्होंने साफ कह दिया था कि मेरा रिश्ता देखने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अब आप लोग मुस्कान का रिश्ता देखें। आपी ने कह दिया, मुझे शादी ही नहीं करनी है। अम्मी पापा आपी का दुख समझते थे। रिजेक्ट होना और बार बार होना बहुत बड़ी तकलीफ होती है और आपी इस तकलीफ से कई बार गुजरी थी। लेकिन अम्मी पापा ये बात कबूल करने को तैयार नहीं थे, इसलिए वो लगातार अपनी कोशिशों में लगे हुए थे। लेकिन ये रोज रोज का रिजेक्ट होना आपी को दिमागी तकलीफ से दो चार कर रहा था। हमें तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था और आपी किस जज्बाती तोड़ फोड़ का शिकार हुई थी, इसका अंदाजा हमें उस दिन हुआ जब आपी ने एक बहुत ही खतरनाक कदम उठा लिया। हुआ कुछ यूं था कि आज भी आपी के रिश्ते के लिए कुछ लोग आए थे। दिखने में तो वो फैमिली बहुत अच्छी लग रही थी। अम्मी पापा के साथ इधर उधर की बातें चल रही थी कि अचानक उन आंटी ने कहा कि अपनी बेटी को बुलाइए। अम्मी कहने लगी, जी जरूर, मैं अभी बुलाती हूँ। अम्मी आपी को कमरे से बाहर लाई, पर आपी अपने सादा से अंदाज में आई
और जाकर सोफे पर बैठ गई। तो लड़के की माँ कहने लगी, लड़की तो अच्छी है लेकिन उम्र काफी लगती है। आपी ने ये बात सुनकर अम्मी की तरफ देखा, लेकिन अम्मी ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा और आपी की जगह खुद जवाब दिया। कहने लगी, नहीं अभी तो सिर्फ 25 की हुई है। लेकिन आंटी मानने को तैयार नहीं थी, शायद इसलिए कि आपी का जिस्म पहले से कुछ भरा भरा सा हो गया था। इनका कहना था कि आपकी लड़की कम से कम 30 साल की तो जरूर लगती है। अम्मी पापा चुप होकर बैठ गए। फिर वो आंटी कहने लगी, आप लोग जहेज में क्या देंगे? इतनी बात सुनना थी कि आप एक झटके से उठकर कमरे से बाहर चली गई। आंटी ने इसको बदतमीजी समझा और उस वक्त उठकर खड़ी हुई और कहने लगी, एक तो ये लड़की ज्यादा उम्र की है, ऊपर से नखरे भी तो देखो कितने ज्यादा हैं। हमें नहीं करना ऐसी लड़की से शादी, मेरे बेटे के लिए बहुत रिश्ते हैं और इससे कम उम्र और खूबसूरत और ज्यादा जहेज वाली लड़की के रिश्ते तैयार हैं। वहाँ आंटी अम्मी पापा को बुरा भला बोलते हुए चली गई। इनके जाने के बाद अम्मी भी रोने लगी, क्योंकि ऐसी किसी सूरत हाल का सामना पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन आज तो हद ही हो गई। आपी भी अलग अपने कमरे में बंद हो गई थी और अम्मी पापा अलग परेशान से बैठे हुए थे। घर का माहौल बहुत अजीब सा हो गया था, लेकिन मैं सबको नॉर्मल करने के लिए इधर उधर की बातें करती फिर रही थी। मैंने जल्दी से रात के लिए खाना बनाया, इन सबको मेज पर आने को कहा। अम्मी पापा तो कुछ देर बाद हाथ धोकर आ गए। मैंने आपी को भी आवाज दी और बाहर आने को कहा, लेकिन आपी ने दरवाजा नहीं खोला। मैंने 2-3 बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने परेशानी से पापा की तरफ देखा तो वो भी नजरें चुरा गए। मजबूरन हम लोग ही खाना खाने के लिए बैठ गए। हमारा ख्याल था कि आप ही कमरा बंद करके रो रही होगी, लेकिन अब तो इस बात को 4 घंटे गुजर चुके थे और आप ही ने अभी तक दरवाजा नहीं खोला था। खाने के बाद मैंने दोबारा आप ही के कमरे का दरवाजा खटखटाया और जोर जोर से आवाज भी दी, लेकिन आप ही ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। मुझे परेशानी होने लगी थी, इसलिए मैंने पापा से कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, आप कैसे भी करके इस दरवाजे को खोलिए, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आप ही की वजह से अब तो पापा भी घबरा गए थे, क्योंकि अब आप ही ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। इसलिए पापा ने और छोटे भाई ने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन दरवाजा टूटते ही जो सामने का मंजर आया उसने हमारे पैरों तले से जमीन निकाल दी थी। आप ही सामने ही अपने बिस्तर पर औंधे मुंह गिरी हुई थी। मैं एकदम आप ही की तरफ बढ़ी और आप ही को सीधा किया। आप ही बिल्कुल बेसुध थी और उनके मुंह से हल्का सा झाग भी निकल रहा था। हम बहुत घबरा गए। मैंने परेशान होकर उनकी नब्ज चेक की, जो बहुत हल्की हल्की से चल रही थी। मैंने पापा से कहा कि पापा आप ही को क्या हो गया है, जल्दी से आप ही को अस्पताल लेकर चलते हैं। अम्मी पापा के तो जैसे हाथ पैर सुन हो गए थे। जवान बेटी को इस हालत में देखना बहुत ही हिम्मत का काम था। हम सभी उस वक्त आप ही को लेकर अस्पताल ले आए। वहाँ पर इमरजेंसी में उनका ट्रीटमेंट किया गया। डॉक्टर के मुताबिक अगर कुछ देर और गुजर जाती तो शायद आप ही का जिंदा बचना नामुमकिन था। डॉक्टर कह रहे थे कि ये पुलिस केस है, पुलिस को बताना पड़ेगा, लेकिन पापा ने उनकी बहुत विनती की, हमारी लड़की की बदनामी हो जाएगी। डॉक्टर ने भी मेरे पापा की मजबूरी को समझते हुए पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। आप ही को सारी रात अस्पताल में ही रखा गया। सुबह तक उनकी तबीयत काफी बेहतर हो गई थी। होश में आने के बाद आप ही ने किसी से कोई बात नहीं की, बस बेआवाज आंसुओं के साथ रोती रही। मैंने भी आप ही को कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं इनके अंदर का दुख जानती थी। बार बार किसी लड़की के लिए रिजेक्ट होना, जबकि उसमें कोई कमी भी ना थी, मैं आप ही के इस दुख को समझ सकती थी। सुबह डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद हम आप ही को घर ले आए। आप ही ने नींद की गोलियां क्या खा ली। हमारे घर में तो जैसे मौत का सन्नाटा छा गया था। पापा तो खुद को ही मुजरिम समझने लगे थे कि इनकी वजह से इनकी औलाद आज दुख में है, और मैं कभी अम्मी पापा की हिम्मत बढ़ाती तो कभी आप ही को हौसला देती। आप ही को इस तकलीफ से निकलने में 2 से 3 दिन लग गए थे। तब तक हम लोग भी नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस आ गए थे। लेकिन अब कभी कभी मैं आप ही को समझाती रहती, कुछ हो जाता तो अम्मी पापा क्या करते। इनकी जिंदगी में पहले क्या कम परेशानियां थी जो अब तुम इनको और परेशान कर रही थी और इन्हें औलाद का दुख दे रही थी। मैंने आप ही को बहुत समझाया और वो शर्मिंदा से सर झुकाए बैठी रही, कुछ भी ना कहती। इस हादसे के बाद आप ही काफी खामोश रहने लगी थी। हाँ, उन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी थी और वो था उनका काम। वो अपने काम के मामले में बहुत ईमानदार थी और वक्त पर उसे पूरा करती थी। एक दिन आप ही ने अम्मी पापा के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग ली। अम्मी पापा भी शायद इस इंतजार में थे। आप ही को सीने से लगा लिया और तीनों ऐसे रोने लगे जैसे आज सच में दुख के बादल गिर गए हों। इसके बाद घर में सब कुछ नॉर्मल हो गया। कुछ दिन बाद अम्मी पापा आप ही से रिश्ते की बात करने वाले थे, तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि आप ही की दिमागी हालत को देखते हुए कुछ वक्त के लिए कोई रिश्ता ना देखें और ना ही किसी को घर पर बुलाएं। मेरी बात भी उनको समझ आ गई थी, इसलिए उन्होंने दोबारा
दोबारा रिश्ते के लिए कोशिश नहीं की। आप ही के बाद मेरा नंबर था, लेकिन मुझे अभी शादी करनी ही नहीं थी क्योंकि मैं अब मास्टर्स कर रही थी और मैं कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई भी कर रही थी। मेरा शौक था कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में ही नौकरी मिल जाए। पढ़ाई के मामले में मैं बहुत अच्छी थी, मेरे रिजल्ट भी काफी अच्छे थे और मैं नौकरी ढूंढ रही थी। उधर मेरे घर वाले भी अब आप ही के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे कि इन्हीं दिनों अहमद का रिश्ता आप ही के लिए आया था। हमारे मोहल्ले में ही जाने वाला था जिनके जरिए ये रिश्ता आया था। पापा ने कहा अगर इन्हें वो पसंद आती है तो हम रिश्ते की बात आगे चलाएंगे। जिन अंकल ने पापा को रिश्ते के बारे में बताया था उन्होंने भी हामी भर ली और ठीक एक दिन बाद लड़के वालों को घर आने का टाइम दे दिया गया। अम्मी और पापा ने अच्छा खासा इंतजाम किया था। हमें पूरी उम्मीद थी कि रिश्ता पक्का हो जाएगा, इसलिए हमने तैयारी भी उस हिसाब से की थी और वही हुआ जिसकी हमें उम्मीद थी। मेहमानों की अच्छी तरह खातिरदारी की गई थी और बातों के दौरान एक दूसरे के साथ जरूरी मामलात भी तय कर लिए गए थे। आप ही भी डरते डरते सामने आई थी क्योंकि इन्हें डर था कि शायद आज भी इन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन आप ही के बैठने की थोड़ी देर बाद ही उन्होंने आप ही के सामने ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी और आप ही के हाथ पर शगुन के तौर पर कुछ पैसे भी रख दिए। अम्मी पापा का मुंह खुला का खुला रह गया। इन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये रिश्ता तय हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उस वक्त कोई भी एतराज नहीं किया। आप ही शर्मा कर अंदर चली गई और अहमद के साथ आप ही का रिश्ता पक्का हो गया। मैं खुद भी आप ही के लिए बहुत खुश थी। आखिरकार उनके सब्र का फल उन्हें मिलने वाला था। एक पढ़ा लिखा अच्छा इंजीनियर उनका जीवन साथी बनने वाला था। वहीं पर बैठे बैठे लड़के वालों ने अम्मी पापा को भी अपने घर पर दावत पर बुलाया। 2 दिन के बाद अम्मी पापा को लड़के वालों की तरफ जाना था। हमने भी अपनी तरफ से खूब बढ़ चढ़ कर तैयारी कर ली थी और 2 दिन के बाद अम्मी पापा अहमद के घर चले गए। लड़के का घर बहुत अच्छा बना हुआ था और ऐशो आराम की हर चीज घर में मौजूद थी। मैं और अम्मी पापा बार बार घर को देखकर खुश हो रहे थे। लड़का भी बहुत ही सुलझा हुआ और मोहब्बत करने वाला था। सब कुछ ठीक ठाक था, सब कुछ अच्छा लग रहा था, इसलिए वहीं बैठे बैठे अहमद की माँ ने कहा, बहन जी मैं आपसे कोई जरूरी बात करना चाहती हूँ, उम्मीद है आप मेरी बात समझेंगी। उन्होंने मेरी माँ से कहा तो मेरी माँ कहने लगी, जी कहिए क्या बात है। तो अहमद की माँ कहने लगी, दरअसल मैं बीमार रहती हूँ, शुगर और ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ, कब तबीयत खराब हो जाए कुछ पता नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अहमद की दुल्हन को घर ले आऊं और इसका बसता हुआ घर देखकर मैं सुकून से मर सकूं। मेरी बस आपसे यही दरख्वास्त है कि हमें जल्दी शादी की तारीख दे दें। अहमद की माँ ने ऐसा कहा तो अम्मी पापा एक दूसरे की तरफ देखने लगे क्योंकि ये फैसला अम्मी अकेले नहीं ले सकती थी, इसलिए उन्होंने पापा की राय जाननी चाही। पापा भी कुछ सोच के कहने लगे, ठीक है जैसे आपकी मर्जी, हमें भी इस बात पर कोई एतराज नहीं है, बस हमें तैयारी करने का थोड़ा सा वक्त दीजिएगा कि हम अपनी बच्ची को अच्छे से इज्जत के साथ रुखसत कर सकें। पापा ने बात पूरी की तो अहमद की माँ कहने लगी, भाई साहब आप परेशान मत हो, हमें जहेज बिल्कुल नहीं चाहिए, आप बस 2 कपड़ों में अपनी बेटी को रुखसत कर दें, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, आपने अपनी बच्ची हमें दे दी तो समझो सब कुछ दे दिया। आंटी ने बड़ी मोहब्बत से ये बात कही तो पापा कहने लगे, ये तो आपकी मोहब्बत है, लेकिन हम ऐसे अपनी बच्ची को बिल्कुल खाली हाथ भी रुखसत नहीं कर सकते। दुनिया का दस्तूर है, समाज क्या कहेगा, इसलिए जो इसके नसीब में होगा इसे मिलकर रहेगा। यूं बातों बातों में ही 1 महीने बाद ही शादी की तारीख भी पक्की हो गई। अम्मी पापा बहुत खुश थे, ये हमारे घर की पहली शादी थी और मेरी अपनी खुशी भी देखने की लायक थी। मैं हर तैयारी में बढ़ चढ़ के हिस्से ले रही थी और एक से बढ़कर एक कपड़े खरीद रही थी। इसके लिए भी मैंने ढेर सारी शॉपिंग की थी। इन्हीं दिनों एक खुशी मेरे इंतजार में थी कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब मिल गई थी और 1-2 दिन बाद मुझे कॉलेज ज्वाइन करना था। मेरी कामयाबी देखकर सब बहुत खुश हुए थे। सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई, मैं भी बहुत खुश थी। एक के बाद एक खुशी मिल रही थी। लगता है खुशियों ने इस घर का रास्ता देख लिया था। पापा ने आप ही की जहेज के लिए कुछ चीजें तो पहले ही खरीद कर रखी हुई थी, जबकि अब इलेक्ट्रॉनिक सामान और फर्नीचर का सामान मौके पर खरीदा जा रहा था। अहमद के घर की तरफ हमारा फिर जाना ही नहीं हुआ था। हम शादी की तैयारी में इतनी बुरी तरह बिजी हो गए थे कि वहाँ पर दोबारा गए ही नहीं, जबकि अहमद के घर वाले 1-2 बार आए भी थे आप ही का नाप लेने और इसी तरह की कुछ जरूरी बातचीत करने के लिए। वो लोग 2-3 बार आए थे। आज हमारा प्लान अहमद की तरफ जाने का था। हम भी इनके कपड़ों का नाप लेने के लिए जा रहे थे और दूसरा पापा ने इनसे ये पूछा था कि बारात में कितने लोग शामिल होंगे। इसी सिलसिले में मैं और पापा अहमद की तरफ चले आए। हमने पहले ही ये खबर दे दी थी, इसलिए आंटी दरवाजे पर ही मौजूद थी। अच्छे से हमारा वेलकम किया और हम अंदर बैठ गए। अहमद के पापा घर पर नहीं थे, जबकि अहमद घर पर ही था। अहमद से उसका नाप लिया और पापा ने आंटी से पूछा कितने लोग बारात में शामिल होंगे। आंटी ने साफ कह दिया हमारी तरफ से सिर्फ 15-20 लोग
लोग ही बारात में आएंगे। इसकी वजह ये है कि हम आप पर कोई तकलीफ नहीं डालना चाहते। हाँ, जब हमारी तरफ मुंह दिखाई की रस्म होगी तो हम ये रस्म को भी धूमधाम से करेंगे और शहर के सबसे बड़े होटल में करेंगे। हालांकि पापा ने इनको कहा भी था, आप जितने लोग लेकर आना चाहें लेकर आ सकते हैं, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन आंटी ने साफ साफ मना कर दिया क्योंकि पापा भी इनकी खुशी पर राजी हो गए। मुझे आंटी की ये बात अच्छी नहीं लगी थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा था जैसे उन्होंने बड़े फख्र भरे अंदाज में हमें मना किया है, वरना हम इतने गिरे पड़े भी नहीं थे कि 100-150 लोगों की खातिरदारी ना कर सके। मैंने रास्ते में पापा से कहा भी कि मुझे आंटी की बात अच्छी नहीं लगी, इन्हें हमारी खुशी भी देखना चाहिए थी। लेकिन पापा कहने लगे इनकी बात भी ठीक है, बेटी वालों पर इतना बोझ डालना ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया होगा। अब तुम ये बात घर पर जाकर अपनी आप या माँ को मत बताना, इन्हें भी बुरा लगेगा। फिर मैं भी चुप हो गई, लेकिन मेरे दिल में एक गांठ सी पड़ गई थी। इसके बाद शादी की तैयारियों में लग गए और फिर शादी का दिन भी आ गया। दुल्हन बनी आपी बहुत खूबसूरत लग रही थी। रेड कलर के लहंगे में दुल्हन बनी आपी ऐसी लग रही थी जैसे आसमान से उतरी कोई परी हो। मैंने आपी को हमेशा सादा से होलिये में देखा था, लेकिन आज इस तरह सजे सवरे देखकर मैं हैरान रह गई थी। आपी तो सचमुच में कोई परी लग रही थी। मैंने फौरन आपी की नजर उतारी और अम्मी पापा भी आपी को देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन इनकी आंखों में नमी भी थी। आपी से जुदाई का ख्याल और लोगों को ठीक से खुश भी नहीं होने दे रहा था। बारात आ चुकी थी, शादी की रस्में अच्छी तरीके से हो चुकी थी, लेकिन अचानक एक ऐसी बात हो गई जिसने सब लोगों को हिला कर रख दिया। अहमद की माँ ने अम्मी से कहा कि इनके यहाँ रिवाज है कि जब भी दुल्हन को रुखसत करवा कर ले जाते हैं तो घर ले जाने से पहले इसे अस्पताल लेकर जाते हैं और इसके बाद ही घर ले जाते हैं। अम्मी ने ये बात सुनी तो बहुत हैरान हुई, कहने लगी ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा ना ही सुना, ये कैसा अजीब सा रिवाज है। अम्मी ने जरा गुस्से से कहा, लेकिन आंटी इस बात पर जिद पर आ गई कि ये इस घर का रिवाज है और ये परसों से इनके खानदान में चला आ रहा है और वो अपने रिवाज को खत्म नहीं कर सकती। अम्मी कहने लगी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, एक दुल्हन बनी लड़की को रुखसत करवा के घर ले जाने के बजाय अस्पताल में लेकर जाएंगे, ये कैसा रिवाज है, आखिर इस बात का क्या तुक बनता है। आंटी कहने लगी कि हमारे यहाँ यही रिवाज है और आपको ये रिवाज पूरा करना पड़ेगा। हमने आज तक अपनी कोई बात आपसे जबरदस्ती नहीं मनवाई है, ना ही आपसे कोई डिमांड रखी है, लेकिन अब ये बात तो आपको मानना पड़ेगी। आंटी की बात सुनकर अम्मी चुप हो गई। बात बढ़ते बढ़ते मर्दों तक पहुंच गई। लड़के की तरफ के मर्द इस हक में थे जो इनकी तरफ का रिवाज था, इसे मानना ही पड़ेगा। वो सब यही कह रहे थे कि हमने हमारे घर के रिवाज के मुताबिक लड़की पहले हमारे अस्पताल जाएगी, इसके बाद घर जाएगी, लेकिन अम्मी पापा इस हक में बिल्कुल नहीं थे। वो यही कह रहे थे कि अभी आप रुखसत करवा कर घर ले जाएं, इसके बाद इसे अस्पताल लेकर चले जाएं। लेकिन वो लोग किसी भी तरह राजी नहीं हो रहे थे और फिर आखिर में फैसला लड़के वालों के हक में ही हुआ था, क्योंकि अम्मी पापा को भी डर था कि कहीं इस मामूली से बात को बहाना बनाकर वो ये शादी को तोड़ कर ना चले जाएं। हालांकि इनका दिल किसी भी तौर पर इस बात के लिए नहीं मान रहा था, लेकिन इनकी मजबूरी थी कि लड़के वालों की बात मान लें। और फिर आपी की रुखसती कर दी, आपी को कार में बिठाया और आंटी अंकल और अहमद बारात के दूसरे लोग इनके साथ ही चले गए। अम्मी पापा भी पीछे पीछे आपी के साथ अस्पताल चले गए। हमें कुछ बेचैनी सी लगी हुई थी। आपी को इस तरह अकेले अस्पताल भेजने में डर भी लग रहा था। आपी को सब लोग ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले गए। कुछ देर बाद हमने देखा कि लड़के के घर वालों के सारे मर्द डॉक्टरी कपड़ों में थे और वो सभी ऑपरेशन थिएटर में चले गए। अम्मी और मैं हैरान परेशान बैठे हुए थे। हमसे इंतजार नहीं हो रहा था, लेकिन मजबूरी थी, हमें यहीं बैठना था। मैंने बेचैनी से इधर उधर देखा, लेकिन कुछ देर बाद मुझे सब्र ना हुआ और मैं ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। मेरे पीछे पीछे मेरी माँ और पापा भी अंदर आ गए, लेकिन अंदर आकर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। ऑपरेशन थिएटर खाली था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं और अम्मी पापा हैरान परेशान रह गए। मैं भागकर बाहर आई, वहाँ पर मौजूदा स्टाफ से पूछा, लेकिन किसी को भी इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। हमने खुद इन सबको उधर जाते देखा था, लेकिन इन्हें बाहर निकलते हुए नहीं देखा। मैंने सारा अस्पताल छान मारा, एक एक स्टाफ से पूछ लिया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। हम बहुत परेशान हो चुके थे। अम्मी ने तो रोना शुरू कर दिया था। आखिर ये क्या मामला था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। रो रोकर मेरी माँ का बीपी हाई हो गया, इनकी तबीयत खराब हो गई। अम्मी को वहीं अस्पताल में एडमिट करवाया गया। मैं और पापा सड़कों पर निकल कर खड़े हुए थे, लेकिन ना तो आपी का कहीं पता चल रहा था, ना ही अहमद का। और इसके घर पर गए, लेकिन वहाँ पर भी ताला लगा हुआ था। पड़ोस वालों से पूछने पर पता चला कि उन्होंने एक हफ्ते पहले ही ये घर खाली कर दिया था। अब तो पापा की तबीयत भी खराब होने लगी। आखिर इनकी जवान बेटी का मामला था। वो लोग न जाने आपी को लेकर कहाँ चले गए। आज
आसपास लोगों से पूछा, लेकिन किसी को इन लोगों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। सबने यही कहा कि वो लोग तो 1 हफ्ता पहले ही यहाँ से चले गए हैं। ये घर उन्होंने कुछ महीने पहले ही किराए पर लिया था और इनके लड़के की शादी है, तो ऐसा तो हमें किसी को पता ही नहीं था। परेशानी से हम वापस अस्पताल आ गए। अब तक अम्मी की तबीयत वैसी ही थी। मैं और पापा वहीं पर अम्मी के पास ही बैठ गए। सारी रात हमारी किस तरह गुजर गई थी ये हम ही जानते थे। खुदा का शुक्र है कि सुबह तक अम्मी की हालत ठीक हो गई थी, तो डॉक्टर ने चेकअप करके इन्हें छुट्टी दे दी। हम लोग घर आ गए। खाली घर कांटे को दौड़ रहा था। हम लोग हॉल में ऐसे बैठ गए जैसे कि अपनी सारी जमा पूंजी लुटा बैठे हों। एक दूसरे से नजर चुराए हम अपनी अपनी सोचों में गुम थे। आप ही के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला था और एक एक पल हमारे ऊपर भारी पड़ रहा था। बेशक हमने उसकी शादी करके उसको रुखसत कर दिया था, लेकिन जिस तरह से वो गायब हुई थी इस बात ने हमें परेशान कर दिया था। और वो लोग ऐसे 1 हफ्ता पहले ही घर छोड़ दिए थे, न जाने कहां पर रह रहे थे और आप ही को कहां लेकर गए। आखिर इनका मकसद क्या था, ये सोच कर ही हमारी रूह कांप रही थी। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया और मैंने पापा से कहा कि पापा पुलिस में रिपोर्ट करवा दें, ये ना हो कि आप ही को कोई बड़ा नुकसान हो जाए। मैंने कहा तो पापा कहने लगे, इस तरह तो हमारी बदनामी हो जाएगी। पहले ही इसकी बारात में जो कुछ हुआ, लोगों ने कितनी बातें बनाई, और फिर अगर मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा तो जगह जगह हमारे चर्चे होने लगेंगे। लेकिन मैंने कहा पापा आप ही के बारे में भी तो सोचना होगा। अगर हम बदनामी को लेकर बैठे रहे तो ऐसा ना हो कि कहीं आप ही के जान को खतरा हो जाए। बाबा चुप हो गए। अम्मी भी रोते हुए कहने लगी कि मुस्कान बिल्कुल ठीक कह रही है, आप पुलिस में रिपोर्ट करवा दो। कहीं से भी मेरी बच्ची मुझे वापस ला कर दो। न जाने वो किस हाल में होगी, वो जालिम कौन लोग हैं, मेरी बच्ची को न जाने कहाँ ले गए हैं। अम्मी ने रोते हुए कहा तो पापा झटके से उठकर अंदर चले गए। मुझे खुद भी इस बात का एहसास था कि हम दोनों बहुत परेशान थे, तो पापा भी हमसे ज्यादा परेशान थे। वक्त तेजी से गुजर रहा था, लेकिन हमारे लिए तो एक एक पल सदियों बराबर लग रहा था। हमारी नींद उड़ चुकी थी। मैंने पापा से बहुत कहा कि पुलिस में रिपोर्ट करवा दो, लेकिन पापा ने यही कहा कि आज की रात देख लेते हैं, कल पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगा। मैं भी पापा की जिद के आगे खामोश हो गई। पापा कुछ सोच कर ही कह रहे होंगे। अम्मी की तबीयत हर थोड़ी देर के बाद खराब होने लग जाती। कभी उनका शुगर बढ़ जाता, कभी बीपी हाई हो जाता। मैं कभी अम्मी को देखती तो कभी पापा को। ये वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल था। सारी रात ऐसे ही गुजर चुकी थी और आप ही का अब तक कुछ पता नहीं चला था। अगले दिन की सुबह हमारे लिए बिल्कुल भी रोशन नहीं थी। बाबा बेचैनी से अंदर बाहर हो रहे थे, जबकि अम्मी अपना बीपी हाई की वजह से लेटी हुई थी और मैं परेशानी से बैठी हुई थी। न जाने मेरी आपी किस हाल में होगी और कहाँ होगी। सारा दिन इसी तरह गुजर गया और मैंने पापा से इस बात पर लड़ाई करना शुरू कर दी कि आप पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करवा रहे हैं। ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। पापा भी अब मेरी बात से राजी लग रहे थे। अभी वो थाने जाने की तैयारी कर ही रहे थे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने हैरानगी से पापा की तरफ देखा। पता नहीं इस वक्त कौन आ गया है। मैं दरवाजे की तरफ आई, लेकिन दरवाजा खोलते ही मुझे सामने आपी का चेहरा नजर आया और मैं चीख मारते हुए उनसे लिपट कर रोने लगी। लेकिन आप इतनी देर में ही मेरे बाजू में बेहोश हो चुकी थी। मैंने फौरन चलाकर पापा और अम्मी को बुलाया। वो दोनों भागे आए। आपी को देखकर दोनों भी बहुत हैरान हुए और उन्होंने पहले खुदा का शुक्र अदा किया, लेकिन जब आपी को बेहोश देखा तो परेशान हो गए। उसको उठाकर अंदर ले आए। इसके कुछ देर बाद आपी को होश आ गया, लेकिन आपी का रंग पीला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि बरसों की बीमार हो। होश में आते ही आपी ने अपने पेट के दाहिनी तरफ हाथ रखा हुआ था और इनके चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। मैंने आपी से पूछा, आपी क्या हुआ, क्या पेट में दर्द हो रहा है? मेरे पूछने पर वो ना में सर हिलाने लगी और फिर उन्होंने अपने सूखे होंठ पर जबान फेरते हुए मुझसे पानी मांगा। मैं जल्दी से किचन में जाकर पानी ले आई और आपी को पिलाने लगी, लेकिन आपी से तो उठा भी नहीं जा रहा था। लेटे लेटे ही पानी पीने लगी और गिलास रख दिया, जैसे उनके जिस्म में जान ही बची ना हो। हम तीनों बहुत परेशान थे और इसी परेशानी में आपी को देख रहे थे। आखिर इन्हें क्या हुआ है? मैंने आपी से कहा, आपी कुछ तो बताओ, आखिर बात क्या है? मैंने उससे कहा तो आपी ने धीरे से कहना शुरू किया। आपी ने बताया कि मुझे रुखसत करके जब अस्पताल ले जाया गया तो सीधा ऑपरेशन थिएटर में ले गए। मैं ये देखकर बहुत डर गई थी और परेशानी से बार बार पूछ रही थी, आखिर मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? लेकिन मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था और मुझे इतने में अहमद और इनके घर वाले ऑपरेशन थिएटर में ही ले गए। इनमें से किसी एक ने मुझे कुछ सुंघाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद मुझे होश ना रहा। ना जाने किस तरह मुझे अस्पताल से निकाल कर मुझे खाली मकान में ले गए। मुझे इस बारे में कुछ खबर नहीं थी, लेकिन जब मुझे होश आया तब हल्की हल्की आंखों से मैंने देखा कि ये पुराना सा घर था। मुझे एक बिस्तर पर लिटाया गया
था और मेरे पास एक मेज के ऊपर कुछ चीज पड़ी हुई थी। जिस तरह डॉक्टरी का सामान होता है, मैंने अहमद को अपने ऊपर झुके हुए देखा था, लेकिन मुझे इस वक्त कोई एहसास नहीं था क्योंकि मैं शायद किसी दवा के असर में थी और मैं दोबारा बेहोश हो चुकी थी। और फिर न जाने कितने घंटे के बाद मुझे होश आया। तेज दर्द की एक लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई थी। अपने दाएं तरफ हाथ रखकर जोर से चलाई, लेकिन शायद वहां उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था कि मेरी चीख सुनकर कोई आता। मैं अभी भी बिस्तर पर थी और शायद मेरी टांगें बांधी गई थी क्योंकि उस वक्त मैं हरकत नहीं कर पा रही थी। एक हाथ भी बंधा हुआ था। मैंने परेशानी से घूमकर देखा, लेकिन वहां पर मुझे कोई भी नजर नहीं आया। ये जगह अजीब सी थी और यहाँ पर कोई था भी नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मुझे यहाँ से निकलने की कोई भी सूरत नजर नहीं आ रही थी। और मेरे पेट की दाएं तरफ से जो दर्द हो रहा था, उसकी लहर पूरे जिस्म में ऐसी दौड़ रही थी जैसे मेरी जान ही निकल रही हो। ऐसी बेबस और दर्द में डूबे एहसास में न जाने कितना वक्त गुजर गया। फिर शाम को मैंने अहमद को देखा। वो मुझे ही देखने आया था। मैंने उससे पूछा कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? लेकिन वो कहने लगा, तुम मेरी बीवी नहीं हो, मैंने तो ये शादी अपने मकसद को हासिल करने के लिए किया। उसने अजीब से लफ्जों में कहा। तो मैंने पूछा, मकसद? कैसा मकसद? तो वो कहने लगा, मैं इंसानी अज़ा का कारोबार करता हूँ और जवान लड़कियों के अज़ा बेचता हूँ। जब मेरे पास फोन आता है तो मैं उन्हें महंगे दामों पर बेच देता हूँ और खासकर कुंवारी जवान लड़कियों के अज़ा लोग बहुत ही जल्दी खरीदते हैं क्योंकि ये किसी न किसी को डोनेट करने के भी काम आते हैं और फिर दवाइयों में भी इस्तेमाल होते हैं और मेकअप बनाने के सामान में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। मेरे पास अभी कुंवारी लड़की के गुर्दे की डिमांड थी। वो बहुत अमीर पैसे वाली फैमिली है। उसे अपनी अकलौती बेटी के लिए एक गुर्दा चाहिए था और वो मुझे उसकी मुंह बोली कीमत देने के लिए तैयार थी। इसलिए मैंने तुमसे शादी करने का नाटक किया और तुम्हारे गुर्दा निकाल कर मैंने दुगने दाम पर बेच दिया है। अब तुम तब तक मेरे पास हो जब तक मेरे पास दूसरे गुर्दे की डिमांड नहीं आ जाती। इसके बाद तो मैं तुम्हारा काम तमाम करके तुम्हें कहीं फेंक दूंगा और तुम्हारे घर वाले यहाँ तक पहुँच भी नहीं सकेंगे। इसकी ये बातें सुनकर मैं डर के मारे रह गई थी। कुछ देर बाद अहमद वहाँ से चला गया। मुझे सोचने का मौका मिल गया। मैं यहाँ से भाग जाना चाहती थी। नहीं, मैं इस तरह यहाँ पर नहीं मर सकती थी, इसलिए मैंने आसपास नजर घुमाकर भागने का सोच रही थी, लेकिन मुझे तो रस्सियों से बांधा गया था। मेरे एक हाथ की रस्सी जरा ढीली थी, वो शायद इसलिए कि मैं अपने करीब पड़ी कोई चीज उठा सकूं। इसलिए मैंने कोशिश करके कुछ ही दूर पड़ी कैंची उठाई और एक एक करके अपने हाथ पैरों की रस्सियां काटने लगी। कुछ देर की मेहनत और तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद मैं रस्सियां काटने में कामयाब हो गई और फिर मैं वहां से भाग निकली। ये जगह शहर से बहुत दूर थी। मेरा एक गुर्दा अभी ऑपरेशन करके निकाला गया था। मुझे भागते हुए बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन मैं किसी न किसी तरह सड़क किनारे पहुंच गई और वहां से लिफ्ट लेकर घर चली आई। आपी ने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई तो हम सब अपनी जगह पत्थर बनकर रह गए थे। कैसे जालिम लोग थे वो, इतने जालिम और इतने खतरनाक कैसे हो सकते थे और इस तरह से वो लड़कियों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। इतना घिनौना खेल खेलते हुए इनकी रूह नहीं कांपी। शुक्र है कि आपी बच गई। अभी सिर्फ एक ही गुर्दा गया था, वरना तो वो न जाने आपी के साथ क्या करते। पापा उस वक्त उठकर बाहर चले गए। मुझे मालूम हुआ था वो कहाँ गए हैं। जो काम वो पहले नहीं कर रहे थे अब वो करने गए हैं। पापा पुलिस में शिकायत करने गए थे। आपी को इन सब से निकलने में बहुत वक्त लगा, लेकिन दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा तंग हो चुकी थी। इस हादसे का 1 साल गुजर चुका था। पापा की मेहनत रंग लाई और अहमद पकड़ा गया था और आपी ने इसे पहचान कर उसके खिलाफ एक मजबूत केस कर दिया था। अब वो पुलिस हिरासत में है और पुलिस इसकी अच्छी खातिरदारी कर रही है और पुलिस की खातिरदारी से अहमद ने अपने और साथियों का भी पता बता दिया था। इनको भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। धीरे धीरे आपी जिंदगी की तरफ लौटने लगी थी और अब उन्होंने अम्मी पापा के सामने हाथ जोड़कर दरख्वास्त की थी कि मेरी शादी का नाम भी मत लेना और वो दोबारा से अपने बिजनेस को शुरू कर चुकी थी। आपी का रेस्टोरेंट चलने लग गया। आपी ने कभी हमारे सामने शादी की बात नहीं की। आपी तो भूलकर भी शादी का नाम नहीं लेती थी। इनका यही कहना था कि शादी जिंदगी का कोई जरूरी हिस्सा नहीं है। मर्द के साथ के बिना भी औरत अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है और अपनी जिंदगी अकेले ही गुजार सकती है। लेकिन पापा के दिल में कहीं ना कहीं ये तो जरूर था कि इनकी दोनों बेटियां अपने घर की हो जाएं। लेकिन आपी के साथ हुए हादसे की वजह से वो इतना ज्यादा डर चुके थे कि वो शादी का नाम नहीं लेते थे। इस हादसे को अब 4 साल गुजर चुके हैं। आपी की उम्र 30 साल हो चुकी है और मेरी उम्र भी 27 साल हो चुकी है। आपी के साथ साथ पापा को मेरी भी टेंशन खाती रहती है कि मेरी उम्र भी शादी के लिए निकली जा रही थी, लेकिन वो कह नहीं सकते थे। और उस दिन मम्मी पापा की मुश्किल हल हुई जब मुझे अपने एक प्रोफेसर से मोहब्बत हुई। अली मेरे ही कॉलेज में प्रोफेसर थे। हम दोनों के बीच अच्छी बातचीत होती थी, लेकिन एक दिन अली ने मुझे प्रपोज कर दिया। मुझे
मुझे भी अली में कोई कमी नजर नहीं आती थी और शायद मैं भी दिल ही दिल में अली को पसंद करती थी। मेरे अम्मी पापा को बताया तो अम्मी पापा खुश हो गए, आपी भी खुश हो गई। चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। मैं दुल्हन बनकर अली के घर आ गई। अली बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। जिंदगी में कोई कमी नहीं थी, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। बस कभी कभी आप ही का सोचती हूँ तो दिल उदासी से भर जाता है और खुदा से दुआ करती हूँ कि अली जैसा ही कोई जीवन साथी मेरी आप ही की जिंदगी में भी आ जाए और इन्हें जिंदगी की सारी खुशियां मिल जाए। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।